कभी ऐसा हुआ है कि हाथ में खूबसूरत कपड़ा हो, कैंची सुई तैयार हो, पर दिमाग एकदम कोरा। हाँ, होता है। जैसे सामने खाली कैनवस हो और समझ ना आए कि शुरुआत कहाँ से करें। बिल्कुल। खासकर जब कोई कमाल की कढ़ाई या रजाई देखते हैं तो मन में सवाल उठता है, यार ये आइडिया आया कहाँ से। हाँ, ये हर क्राफ्ट बनाने वाले की जानी पहचानी पहेली है। आइडिया अचानक यूं ही आसमान से नहीं टपकते। अच्छा, उनके पीछे एक पूरी प्रक्रिया होती है, एक खोज होती है। तो आज इसी खोज पर निकलते हैं। हम बात करेंगे कि टेक्सटाइल क्राफ्ट के लिए नए ताज़े आइडियाज़ असल में जन्म कैसे लेते हैं। ये सिर्फ नकल करने से कहीं ज्यादा गहरी बात है। सही कहा। हम समझेंगे कि डिज़ाइन की अपनी एक जुबान यानी विजुअल लैंग्वेज कैसे होती है, और किसी खास थीम, मान लीजिए सर्दी यानी विंटर, हाँ, विंटर। या कोई पार्टी, या फिर कोई त्योहार, कोई सेलिब्रेशन, इनके लिए जानकारी कैसे जुटाई जा सकती है। बिल्कुल। और हमारा मकसद सिर्फ जानकारी जुटाना नहीं, बल्कि ये समझना है कि जानकारी के अलग अलग स्रोत क्या हैं। प्राइमरी मतलब जो सीधे अनुभव से मिलते हैं, हाँ। और सेकेंडरी हाँ। यानी किसी और के जरिए मिलने वाले। प्राइमरी और सेकेंडरी। और सबसे जरूरी, इन स्रोतों से मिले इशारों को पकड़कर अपने खुद के मौलिक डिजाइन कैसे बनाए जाएं। ये सफर आपको सिर्फ नकल करने से आगे ले जाएगा। हाँ, क्योंकि क्राफ्ट का मतलब सिर्फ पैटर्न दोहराना तो नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये अपने विचारों, अपनी समझ को कपड़ों और धागों में उतारना है। और इस दिलचस्प बातचीत को आप तक लेकर आया है omyme.com। omyme.com। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि हर डिजाइन, चाहे वो कपड़े पर हो या कहीं और, बिना बोले भी कुछ कहता है। उसमें इस्तेमाल हुए रंग, लकीरें, आकार, बनावट, ये सब मिलकर एक कहानी गढ़ते हैं, एक भाव पैदा करते हैं। इसी को विजुअल लैंग्वेज या दृश्य भाषा कहते हैं। बिल्कुल। उमा की कहानी याद है? उन्होंने देखा कि कारीगर बहुत कुशल थे। उनके बनाए उत्पाद तकनीकी रूप से परफेक्ट थे, पर उनमें वो कशिश नहीं थी। खिंचाव नहीं था। हाँ, वो वाह वाली बात नहीं थी जो ग्राहक को खींच ले। जानते हैं क्यों? क्यों? क्योंकि उनकी दृश्य भाषा कमजोर थी। मतलब कारीगरी अच्छी थी पर डिजाइन अपीलिंग नहीं था। हाँ, उमा ने फिर इसी पर काम किया। उन्होंने कारीगरों को समझाया कि रंगों का मनोविज्ञान कैसे काम करता है। जैसे हल्के पेस्टल रंग वो मासूमियत या शांति का एहसास देते हैं। अच्छा। वहीं काला या गहरा लाल रंग शक्ति या जुनून दिखाता है। सीधी रेखाएं गंभीरता लाती हैं, जबकि घुमावदार रेखाएं ज्यादा आरामदायक और नरम लगती हैं। आकार और बनावट का सही इस्तेमाल कैसे करें? तो नतीजा क्या हुआ? नतीजा वही उत्पाद अब ग्राहकों को ज्यादा पसंद आने लगे, क्योंकि अब वो सिर्फ उपयोगी नहीं बल्कि एक तरह से भावनात्मक स्तर पर भी जुड़ रहे थे। कमाल है। यानी डिजाइन सिर्फ सुंदर दिखना नहीं, बल्कि सही महसूस कराना भी है। बिल्कुल। और ये महसूस कराने के लिए जो जानकारी चाहिए वो कहाँ से आएगी? खासकर अगर हमने कोई थीम चुनी है, जैसे सर्दी या कोई त्योहार। यहीं पर जानकारी के स्रोतों की बात आती है, और ये समझना बहुत जरूरी है कि जानकारी हमें मिल कहाँ से रही है। मोटे तौर पर दो तरह के स्रोत होते हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी और सेकेंडरी, ये सुनने में थोड़ा स्कूल की साइंस क्लास जैसा लग रहा है। क्राफ्ट में इसका क्या मतलब है? हाँ नहीं, ये उससे कहीं ज्यादा मजेदार है। प्राइमरी स्रोत यानी वो जानकारी जो आप सीधे खुद अनुभव करते हैं, फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस। ओके, फर्स्ट हैंड। जैसे मान लीजिए आप विंटर थीम पर काम कर रहे हैं, तो प्राइमरी स्रोत होगा बर्फ को सचमुच गिरते हुए देखना, या वो ठंड लगना। बिल्कुल। या फिर किसी पुरानी हाथ से बनी रजाई को म्यूजियम में देखना या किसी के घर में देखना, उसे छूकर महसूस करना। हाँ। उसकी मोटी पतली सिलाई देखना, फीके पड़ चुके रंगों को गौर से देखना, कहीं से कपड़ा घिस गया हो तो उसे महसूस करना। ये सब प्राइमरी है, क्योंकि आप सीधे उस चीज के संपर्क में हैं। अच्छा। किसी किताब में उसकी तस्वीर देखना सेकेंडरी हो जाएगा। अच्छा, तो अपने आसपास की दुनिया को गौर से देखना भी प्राइमरी हुआ। जैसे बारिश के बाद फुटपाथ पर चिपकी गीली पत्तियां, उनका गहरा रंग, उनका पैटर्न। एकदम सही। या फिर खुद मटेरियल के साथ खेलना, अलग अलग धागे लेना, अलग अलग तांके लगाकर देखना कि कौन सा रंग किसके साथ कैसा लगता है, छोटे छोटे सैंपल बनाना, ये सब सीधे अनुभव हैं। किसी पुराने कारीगर से बैठकर बात करना, उनसे उनकी तकनीक का राज पूछना, ये भी प्राइमरी है। समझ गई। और सेकेंडरी स्रोत वो क्या हुए? सेकेंडरी स्रोत वो जानकारी है जो किसी और से होकर आप तक पहुंचती है। किसी ने उसे पहले देखा, समझा, परखा और फिर आपके सामने पेश किया। अच्छा। जैसे किताबें, मैगजीन, ब्लॉग पोस्ट, ऑनलाइन ट्यूटोरियल। कोई आपको पैचवर्क बनाना सिखा रहा है वीडियो में,
तो वो उनका तरीका है, उनका नजरिया है। तो इंस्टाग्राम पर दिखने वाली क्राफ्ट की खूबसूरत तस्वीरें भी सेकेंडरी हुई? हाँ, क्योंकि वो तस्वीर फोटोग्राफर के एंगल, लाइटिंग और एडिटिंग से गुजर चुकी है। आप असली चीज नहीं बल्कि उसकी एक प्रस्तुति देख रहे हैं। इसी तरह पहले से छपे हुए पैटर्न जिनमें सब कुछ तय होता है, या किसी खास कढ़ाई के इतिहास पर लिखा गया कोई एकेडमिक लेख, ये सब सेकेंडरी स्रोत हैं। पर ये उपयोगी तो है। हाँ, जानकारी उपयोगी है, पर ये आपकी सीधी खोज नहीं है, ये किसी और की खोज है। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक ज्यादा गहरा, ज्यादा मौलिक काम करने के लिए प्राइमरी स्रोतों पर ध्यान देना ज्यादा जरूरी है। हाँ, ऐसा कह सकते हैं। जैसे फुलकारी का उदाहरण लें। अगर कोई सिर्फ किताबों और तस्वीरों का मतलब सेकेंडरी सोर्सेज से सीख कर फुलकारी जैसा कुछ बनाता है, और दूसरा व्यक्ति असली फुलकारी देखता है, कारीगरों से मिलता है, खुद टांकों का अभ्यास करता है, यानी प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों। बिल्कुल सही पकड़ा। प्राइमरी स्रोत आपको चीज की आत्मा तक ले जाते हैं, उसकी बनावट, उसकी खामियां, उसकी असलियत। अच्छा। सेकेंडरी स्रोत आपको व्यापक संदर्भ देते हैं, तकनीक सिखाते हैं, दूसरों के अनुभव बताते हैं। देखिए, बात ये नहीं है कि एक अच्छा है और दूसरा बुरा, दोनों की अपनी जगह है। तो दोनों जरूरी हैं? हाँ, बिल्कुल। असली जादू तब होता है जब आप दोनों को मिलाते हैं। आप किसी तकनीक के बारे में पढ़ते हैं, सेकेंडरी, फिर उसे खुद करके देखते हैं, उसमें अपनी समझ जोड़ते हैं, प्राइमरी। ये तो बहुत काम की बात है। तो अब अगर हमें अपनी थीम जैसे विंटर, पार्टी या सेलिब्रेशन के लिए आइडियाज चाहिए, तो हम इन दोनों तरह के स्रोतों को कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं? चलिए विंटर से ही शुरू करते हैं। ठीक है। विंटर थीम के लिए प्राइमरी स्रोत क्या होंगे? सोचिए, सर्दी का एहसास कैसा होता है? ठंडा, शांत, कभी-कभी धुंधला सा। हाँ, तो आप सीधे बर्फ गिरते देख सकते हैं, सूखी टहनियों के पैटर्न को ऑब्जर्व कर सकते हैं, सर्दियों की हल्की बिखरी हुई रोशनी को महसूस कर सकते हैं। अपनी सर्दियों की यादें भी, बिल्कुल। जैसे दादी का बुना स्वेटर। बिल्कुल। या खिड़की पर जमी ओस। फिर आप ठंडे रंगों के साथ प्रयोग कर सकते हैं, नीला, सफेद, ग्रे। और नर्म टेक्सचर वाले मटेरियल, ऊन, फलानेल, फॉक्स फर, इनको छूकर देखना, इनसे कुछ बनाना। और सेकेंडरी स्रोत विंटर के लिए शायद सर्दियों के लैंडस्केप वाली पेंटिंग्स देखना। हाँ, या विंटर फैशन कलेक्शन देखना कि कौन से रंग और स्टाइल चल रहे हैं। ठीक है। या फिर सर्दियों से जुड़े प्रतीकों पर रिसर्च करना, जैसे स्नोफ्लेक का मतलब क्या है, या अलग-अलग संस्कृतियों में सर्दी को कैसे देखा जाता है। गर्माहट देने वाली तकनीकों जैसे मोटी बुनाई, क्विल्टिंग या फेल्टिंग के ट्यूटोरियल्स देखना या उनके बारे में पढ़ना। ये सब आपकी समझ को और गहरा करेंगे। ठीक है। अब मान लीजिए थीम है पार्टी, एकदम विंटर के उलट, शोरगुल, चमक दमक, ऊर्जा। इसके लिए नजर कहाँ दौड़ाए? प्राइमरी स्रोत के लिए किसी पार्टी में जाइए और माहौल को महसूस कीजिए। अच्छा। सजावट देखें, चमकीली लाइट्स, गुब्बारे, रिबन, लोगों के कपड़ों के रंग, खाने की प्लेटों के रंग और टेक्सचर पर गौर करें। खाने के रंग। हाँ, संगीत की धुन, लोगों की हंसी, ये सब प्रेरणा बन सकते हैं। अपनी पुरानी पार्टियों की तस्वीरें या यादें ताज़ा करें। और मटेरियल? फिर चमकदार कपड़ों के साथ प्रयोग करें, जैसे सिल्क, सैटिन, सेक्विन वाले कपड़े। बोल्ड, चटकीले रंगों के साथ। शायद कॉम्प्लीमेंट्री कलर स्कीम आजमाएं। कॉम्प्लीमेंट्री वो क्या होती है? यानी वो रंग जो कलर व्हील पर एक दूसरे के बिल्कुल सामने होते हैं, साथ में इस्तेमाल करने पे खूब चमकते हैं, एक मजेदार कॉन्ट्रास्ट पैदा करते हैं। अच्छा। और सेकेंडरी स्रोत पार्टी थीम के लिए? आप अलग-अलग संस्कृतियों में पार्टी या जश्न मनाने के तरीकों पर रिसर्च कर सकते हैं। फैशन मैगजीन में पार्टी वियर के ट्रेंड्स देख सकते हैं। बीड्स, सेक्विन या जरदोजी जैसी तकनीकों के ट्यूटोरियल देख सकते हैं जो चमक दमक लाते हैं। या फिर कलर थ्योरी में टेट्राडिक जैसी कलर स्कीम्स पढ़ सकते हैं, जिनमें 4 रंगों का इस्तेमाल करके एक वाइब्रेंट फेस्टिव माहौल बनाया जाता है। काफी कुछ है पता करने को। और अगर थीम सेलिब्रेशन यानी कोई खास उत्सव जैसे दिवाली, ईद या कोई शादी, यहाँ प्राइमरी स्रोत बहुत शक्तिशाली हो सकते हैं। उस उत्सव को होते हुए देखिए, लाइव। हाँ, लोगों को पारंपरिक कपड़ों में देखिए, उनके रंग, कढ़ाई, डिजाइन, पहनने का ढंग। उस अवसर से जुड़ी भावनाओं को महसूस कीजिए, खुशी, भक्ति, एकजुटता। अपनी फैमिली सेलिब्रेशंस की यादें? बिल्कुल, अपने परिवार में मनाए जाने वाले उत्सवों की यादें ताज़ा कीजिए। फिर उस उत्सव से जुड़े खास रंगों के साथ खुद प्रयोग कीजिए, जैसे शादी में लाल, पीला। हाँ। और मोटिव्स, जैसे दिवाली पे दिया, ईद पर चांद। और सेकेंडरी स्रोत इसके लिए शायद उस त्योहार के इतिहास और मतलब के बारे में पढ़ना। बिल्कुल। या उस उत्सव से जुड़ी खास टेक्सटाइल परंपराओं का अध्ययन करना, जैसे शादी के लिए बनारसी साड़ी या बंगाल में दुर्गा पूजा के लिए कांथा कढ़ाई।
अच्छा। पुरानी तस्वीरें या डॉक्यूमेंट्रीज देखना, ये सब आपके डिजाइन को सिर्फ सुंदर नहीं बल्कि सार्थक भी बनाएंगे। यहाँ भी omemai.com आपकी मदद कर सकता है। omemai.com पर आपको ऐसी जानकारी और प्रेरणा मिल सकती है। तो हमने जानकारी इकट्ठा कर ली, प्राइमरी भी सेकेंडरी भी। मान लीजिए विंटर थीम के लिए बर्फ के क्रिस्टल का आकार देखा प्राइमरी और ठंडे नीले रंगों का पैलेट पड़ा सेकेंडरी। अब इससे अपना ओरिजिनल डिजाइन कैसे बनाएं? सिर्फ इन दोनों को मिला देना काफी है? नहीं, यहीं पर असली रचनात्मकता का खेल शुरू होता है और यहीं प्रेरणा यानी इंस्पिरेशन और नकल यानी कॉपी के बीच का महीन फर्क समझना जरूरी है। हाँ, ये जरूरी है। याद है ज्यामितीय रजाई का उदाहरण? हाँ, किसी और का बनाया हुआ ऑप्टिकल इल्यूजन वाला पैटर्न लेकर बस रंग बदल देना। ये नकल के बहुत करीब है। हाँ, क्योंकि उसमें अपना कुछ खास नहीं जोड़ा, वो तो बस कॉपी ही हुई। सही। प्रेरणा तब होती जब आप ऑप्टिकल इल्यूजन बनता कैसे है उसके पीछे का सिद्धांत समझते और फिर उस सिद्धांत का इस्तेमाल करके अपना खुद का बिल्कुल नया पैटर्न बनाते, भले ही वो ऑप्टिकल इल्यूजन जैसा ही क्यों ना दिखता हो। कोल्हापुरी चप्पल और प्राडा वाला विवाद भी शायद इसी से जुड़ा था। हाँ, वो एक अच्छा उदाहरण है। किसी और के विशिष्ट रचनात्मक निर्णय, चाहे वो खास बनावट हो, कोई अनोखी तकनीक हो या एकदम हट के डिजाइन हो, उसे लेना और सिर्फ ऊपर ऊपर के बदलाव करना। जैसे रंग बदल दिया या साइज। हाँ, या थोड़ा साइज बदल दिया, ये अक्सर नकल माना जाता है। असली प्रेरणा तब है जब आप उस चीज के मूल विचार, उसकी तकनीक या उसकी भावना से सीखते हैं और फिर उसे अपनी सोच, अपने हुनर से एक नया रूप देते हैं। तो मतलब स्रोतों से मिले इशारों, रंग, रेखा, बनावट, आकार को पकड़ना है। हाँ, का आकार प्राइमरी और ठंडे नीले रंग सेकेंडरी को मिलाकर एक ऐसी कढ़ाई बनाना जो पहले किसी ने ना देखी हो, अपनी तरह की। एकदम। और एक और बात जो अक्सर लोग भूल जाते हैं, अपने स्रोतों को स्वीकार करना। मतलब बताना कि आइडिया कहाँ से आया। हाँ, ये बताना कि आपकी प्रेरणा कहाँ से आई है, आपकी रचनात्मकता को कम नहीं करता। जैसे माया ने गर्व से बताया कि उन्होंने अपनी दादी दक्षा से सीखा। हाँ, ये तो अच्छी बात है। ये आपके काम को एक कहानी देता है, उसे ईमानदार बनाता है। ये दिखाता है कि आप उस कला की परंपरा का सम्मान करते हैं और उसमें अपना योगदान दे रहे हैं। ये तो बहुत जरूरी बात है। अच्छा, इतने सारे आइडियाज, नोट्स, कपड़ों के टुकड़े, रंग, ये सब जमा हो जाते होंगे, इन्हें संभाल कर कैसे रखें? वरना तो सब दिमाग में खिचड़ी बन जाएगा। हाँ, बिल्कुल। जानकारी को व्यवस्थित रखना भी उतना ही जरूरी है जितना उसे इकट्ठा करना। एक स्केचबुक रखना बहुत फायदेमंद होता है। स्केचबुक। हाँ। बस वो आप कपड़ों के सैंपल चिपका सकते हैं, रंगों के शेड लगा सकते हैं, जो देखा या सोचा वो लिख सकते हैं, छोटे छोटे डिजाइन बना सकते हैं। माइंड मैप भी बना सकते हैं शायद, खासकर अगर थीम थोड़ी जटिल हो, जैसे सेलिब्रेशन वाली। हाँ, माइंड मैप बहुत अच्छा तरीका है अलग अलग आइडियाज को जोड़ने का। कुछ लोग डिजिटल नोट्स पसंद करते हैं, एप्स का इस्तेमाल करते हैं। ओके। तरीका कोई भी हो, जरूरी ये है कि आप नियमित रूप से अपने नोट्स को देखें, उनमें से काम की चीजें छांटें और सोचें कि अब अगला कदम क्या होगा। ये एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। तो आज की बातचीत का निचोड़ ये है कि क्राफ्ट आइडियाज सिर्फ सोचने से नहीं आते, नहीं, बल्कि देखने, महसूस करने, पढ़ने, सीखने और फिर उन सबको मिलाकर कुछ अपना बनाने से आते हैं। बिल्कुल। विजुअल लैंग्वेज को समझना, प्राइमरी और सेकेंडरी स्रोतों को खोजना और उनका सही इस्तेमाल करना और प्रेरणा और नकल के फर्क को ध्यान में रखना, ये सब मिलकर एक अच्छे मौलिक डिजाइन की नींव रखते हैं। बिल्कुल, याद रखिए, सबसे यादगार क्राफ्ट वो होते हैं जिनमें सिर्फ हुनर नहीं, सोच भी झलकती है, जहां जानकारी कला बन जाती है और परंपरा को सम्मान देते हुए भी कुछ नया रचा जाता है। ये संतुलन ही डिजाइन को खास बनाता है। जाने से पहले हम एक सवाल छोड़ जाते हैं हमारे सुनने वालों के लिए। जरा सोचिए, आपके रोजमर्रा के जीवन में दिखने वाली कोई भी साधारण सी चीज, शायद आपके पर्दे का पैटर्न या चाय के कप पर पड़ी रोशनी या किसी पुराने दुपट्टे की किनारी, अगर उसे अपनी चुनी हुई थीम, विंटर, पार्टी या सेलिब्रेशन के चश्मे से देखें, तो क्या उसमें आपके अगले टेक्सटाइल प्रोजेक्ट की चिंगारी छुपी हो सकती है? इस पर सोचिएगा जरूर। उम्मीद है ये चर्चा आपके क्राफ्ट के सफर में कुछ नया जोड़ेगी। अपने आसपास की दुनिया को एक डिजाइनर की नजर से देखना शुरू कीजिए। प्रयोग करने से मत डरिए और सीखते रहिए। हाँ, बिल्कुल। हम जल्द ही और ऐसी ही दिलचस्प जानकारियों के साथ लौटेंगे। सुनते रहिए, सीखते रहिए और बनाते रहिए। ये चर्चा आपके लिए omai.com द्वारा प्रस्तुत की गई थी। अलविदा। अलविदा।